Welcome to our YouTube channel Study 24/7 with some splendid learning concepts. Subscribe now and hit the bell icon and never miss the latest updates. गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन ऑब्जर्वर आईएएस प्लेटफॉर्म। पीटी और मेंस के इस साल के जो भी टारगेटेड टॉपिक्स हैं उनकी श्रृंखला कड़ी में ये हमारा आज दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग बातचीत करेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर की। हिस्ट्री एंड कल्चर मतलब इतिहास और संस्कृति, इसमें क्या क्या बन सकते हैं। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं आईएएस में सबसे ज़्यादा मेन फोकस होता है मॉडर्न इंडिया पे। तो मॉडर्न इंडिया तो पूरा पढ़ना ही है, लेकिन अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज देते हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे वो यूपी हो, तो इस पूरे मॉडर्न इंडिया में यूपी या बिहार कहाँ कहाँ है वो एस्पेक्ट्स जानने हैं। इसी में एक एग्जाम्पल लेते हैं बिहार का, चूँकि एग्जाम सामने है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फेज चल रहा है जो इंडियन हिस्ट्री में प्रभावित कर रहा है, वो है चंपारण सत्याग्रह। एक चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ, कौन बिहार से गया, गांधी की क्या भूमिका थी और क्या रोल रहा, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये पीटी है। मेंस के फैक्ट में हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है क्या चंपारण सत्याग्रह का इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट, ये आपको प्रिपेयर्ड करना होगा। इस बार अभी फिर दूसरी वीडियो में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ चंपारण सत्याग्रह एंड व्हाट इज द कोरिलेशन विद नेशनल मूवमेंट। मतलब चंपारण सत्याग्रह इतना लिमिटेड था, फिर भी देश के राष्ट्रीय आंदोलन से कैसे रहा, तो उसको आप अलग टॉपिक में करेंगे। ठीक उसके बाद से दो बड़े मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो इसमें भी ये कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ और इसमें बिहार का क्या रोल रहा। मेंस के टॉपिक में 300 या 350 वर्ड्स में आपको प्रिपेयर्ड करना होगा। फिर जब आईएएस के लिए आप करेंगे तो ये दोनों टॉपिक अलग से रहेंगे, उसमें आपको 250 वर्ड्स में तैयार करना होगा कि इसका एम क्या रहा और इसका नेशनल मूवमेंट में इम्पैक्ट क्या रहा। पीटी में इसके फैक्चुअल नॉलेज और मेंस में इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल। फिर हमेशा अभी भी देश में किसान आंदोलन का जोर चल रहा है, अभी भी है। तो एक पीजेंट्री स्ट्रगल, मतलब 1800 के पहले, फिर 1900 के बाद किस प्रकार का पीजेंट्री स्ट्रगल रहा। अब जैसे बिहार है तो बिहार का क्या स्टेटस रहा, अगर यूपी देने जा रहे हैं तो यूपी का क्या स्टेटस रहा और क्या रहा। सबसे बड़ा जो एक मेजर डिफरेंस दिखा जा रहा है कि 1900 के पहले भी एक मूवमेंट हुआ और 1900 के बाद भी मूवमेंट हुआ। तो उन दोनों में क्या अंतर है। अब जैसे बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, उत्तर प्रदेश में आपके बाबा रामचंद्र हैं और पूरे सेंट्रल लेवल पर तो हैं। सीधी सी बात पूछेंगे कि जितने भी ट्राइबल मूवमेंट है कब हुए, कहाँ हुए, क्यों हुए, कौन सा एक्ट पास आउट हुआ और स्टेट लेवल पर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा। और आईएएस देते हैं तो पूरे आईएएस लेवल को कवर करना है, स्टेट लेवल पर स्टेट की चीज़ों को कवर करना है। ठीक उसी तरह ट्राइबल मूवमेंट, हर साल बिहार के पीटी में एक प्रश्न रहता है और मेंस में हर दूसरे साल एक क्वेश्चन रहता है। झारखंड के अलग होने के बाद भी अभी भी बिरसा मुंडा, ताना भगत, सिद्धू, कान्हू, इन सब के बारे में पूछा जाता है। केसेस मतलब कारण, नेचर, इम्पैक्ट और बिहार के संदर्भ में। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना है। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट एक तो पढ़ना ही है। आज़ाद दस्ता, जयप्रकाश नारायण और उनकी पूरी की पूरी एक भूमिका, हो सकता है इसको क्रांतिकारी आंदोलन से भी जोड़ दे। तो पीटी में फैक्चुअल नॉलेज कब रहा, कहाँ रहा, या फिर उत्तर प्रदेश में इनकी क्या भूमिका रही, बिहार में इनकी क्या भूमिका रही और स्पेशली जयप्रकाश नारायण का क्या रोल रहा। तो पीटी और मेंस का कुछ सिलेबस ऐसा ही है। ठीक उसी तरह आइडियोलॉजी में की बातें हैं तो एक विचारधारा है समाजवाद। उत्तर प्रदेश में तो है ही समाजवादी पार्टी, बिहार में भी जितने हैं सब समाजवाद, चाहे नीतीश बाबू हो, लालू जी हो या उनका कोई भी हो। तो नेशनल मूवमेंट में सोशलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट रहा और बिहार और यूपी के पॉलिटिक्स में अभी इनका क्या रोल है। तो बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो रामविलास पासवान जी हो या लालू प्रसाद जी हो, ये तीनों इसी से निकले हैं। उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो सपा और बसपा भी यहीं से निकला है। तो एक आइडियोलॉजी है समाजवाद। राम मनोहर लोहिया, उनकी विचारधारा से क्या रहा, कैसे रहा, किस तरह रहा। देखिए ये कुछ नए एस्पेक्ट्स हैं जहाँ से लगातार प्रश्न पत्र में प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के इन चीज़ों के ऊपर एक फॉर्मेट नहीं बनाया तो फिर मेंस में उत्तर लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक अभी भी खासकर मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से कॉम्युनलिज्म के ऊपर एक नई बहस आ गई है। आज का अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार देखें तो पाकिस्तान के दो बड़े इतिहासकार भारत के इतिहासकारों के साथ मिलजुल करके बातचीत कर रहे हैं। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, नेहरू एंड जिन्ना, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। तो फिर वही ट्रेडिशनल सांप्रदायिकता क्या है और देश के पार्टीशन में इसकी क्या भूमिका है, इसमें हम कोई खास दिमाग नहीं लगाएंगे। जो कुछ एनसीईआरटी ने लिखा है, जो कुछ बिपिन चंद्र ने लिखा है, उसको बिना किसी बायसनेस के चिपका देंगे। कैसे, ये हम अपने अलग अलग
अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। फिर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, हर साल एक प्रश्न पीटी में रहता है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कौन है, उनके लीडर्स कौन है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है और कौन सा रिफॉर्म एक्ट पास आउट हुआ। पीटी ये 4-5 एंगल्स के ऊपर है। फिर उसी तरह नेशनल मूवमेंट में इसका क्या रोल रहा और बिहार के विशेष रेफरेंस में या उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में। 3 क्वेश्चन बनेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट इन नेशनल मूवमेंट, ये आईएएस लेवल का, एंड रोल ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्पेशली रेफरेंस इन बिहार, ये दूसरा बीपीएससी के लिए, और फिर यूपी, ये यूपी के लिए। मतलब एक ही क्वेश्चन को पहले आईएएस लेवल का तैयार करिए, फिर 2 स्टेट को अपने अपने हिसाब से टच करिए। फिर इकोनॉमिक पॉलिसी, एक प्रश्न हमेशा रहता है, क्या ये भी उद्योगीकरण, अस्थायी बंदोबस्त, जितने भी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस हुए, माफ करें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए, एक्ट्स बने, सिस्टम्स इंप्लीमेंट हुए ब्रिटिश पीरियड में, उनके बारे में एक प्रश्न जरूर पीटी में रहता है। अब उसी को मेंस करते, क्या इम्पैक्ट पड़ा। आजकल जो अप्रवासी मजदूर आ रहे थे, अब देखिए एक त्रिनाड और टोबैगो के हेड आए, बिहार आए, घूम के चले आए, पीटी में हमने याद किया, लेकिन मेंस में सवाल आ गया कि माइग्रेशन पॉलिसी का क्या अर्थ पड़ा। सब लोग चकरा के गिर गए, सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन जब भी इस तरह का कोई भी नेशनल इंटरनेशनल एक्टिविटी स्टेट में होती है तो आप तैयार रहिए कि मेंस में कुछ भी पूछा जा सकता है। सारे अखबारों को देखिए तो उसमें ये चीजें कवर है, तो मेंस में पूछ दिया, तो अभी भी आपको लिए तैयार करना होगा कि स्पेशल बिहार के रेफरेंस में क्या रही माइग्रेशन पॉलिसी। फिर टेक्निकल एजुकेशन कैसा रहा, एजुकेशन से किस तरह रहा, मतलब ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन पॉलिसी क्या रही। पीटी में हमेशा दूसरे साल एक प्रश्न जरूर रहता है। अब उसी में जो आपका स्टेट है उसमें जोड़ दीजिए, चाहे वो बिहार हो या यूपी हो। फिर अब पर्टिकुलरली बिहार में अंडर आते हैं, जैसे मौर्य काल, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। तो मौर्य काल से हमेशा आर्ट से सवाल आता है, या तो मौर्य आएगा, या तो पाल आएगा, या तो पटना या मधुबनी, ये 4 में से एक सवाल हमेशा आते हैं। तो अभी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक उसी तरह मधुबनी है, इसके क्या कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंस है, पोजीशन है। अब इंडिया के पूरे हिस्ट्री में बिहार कहाँ है, या इंडिया के पूरे हिस्ट्री में यूपी कहाँ है, और सोशल चेंज में इनकी क्या भूमिका रही है। अब जो सवाल बन रहे हैं मेंस में वो यही बन रहे हैं, क्या भारत के इतिहास में बिहार कहाँ है और सामाजिक परिवर्तन में इसका क्या रोल है। 350 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना होगा। या भारत के इतिहास में बिहार कहाँ कहाँ प्रभावी दिखता है, तो आपको कमेंट करिए। ठीक उसी तरह बिहार का पार्टिसिपेंट हुआ, लगभग ब्रिटिश पीरियड के पहले भी हुआ, मुगल काल में भी हुआ, या वैदिक पीरियड से लेकर के झारखंड बनने के बाद आज भी मिथिलांचल की बात हो रही। तो एक आपसे ओवरव्यू ले सकते हैं कि बिहार का विभाजन कब कब हुआ, या बिहार के जो बॉर्डर्स हैं कब कब बने, क्योंकि अभी भी पूर्वांचल और मिथिलांचल की बात उठ रही है। नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट भी था, तो आपको एक मेंटली प्रिपेयर्ड होना इस पर चाहिए। अब जो सबसे ज्यादा इधर के चेंज में आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू की भूमिका, गांधी की भूमिका, सरदार पटेल, विनायक दामोदर राव सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना, ये 5 लोग ऐसे हैं जो पिछले 4-5 सालों से लगातार घूम रहे हैं। तो अब इनके बारे में आपको आइडियोलॉजी बनानी होगी, क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन गांधी एंड नेहरू, अर्थात गांधी और नेहरू के बीच में क्या समानता है और क्या असमानता है। गांधी अभी भी प्रासंगिक बने हुए हैं, लगातार सवाल आ रहे हैं। पिछली बार पूछ दिया था डोकलाम का जो डिस्प्यूट चल रहा है, या चीन के साथ जो विवाद हो रहा है, उसमें गांधीयन थॉट कहाँ से यूजफुल होगा। बड़ा डेंजरस क्वेश्चन था, सब लोग तो यही जानते हैं, एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल आगे कर दे, सत्य है, अहिंसा है। अब चीन के सामने हम जाके गाल करेंगे तो चीन इधर भी मारेगा और इधर भी मारेगा। तो इस तरह के सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे फेज हैं, खासकर नेहरू जी के ऊपर धज्जियाँ उड़ रही हैं सोशल मीडिया पर। चाइना की पॉलिसी फॉल, यूएन में पॉलिसी फॉल हो गया उनका, कश्मीर को लेकर के फेलियर हो रहे हैं, सोशलिज्म फेलियर हो रहा है उनका, इकोनॉमिक पॉलिसी फेलियर हो रही है, नैम जो उन्होंने बनाया वो फेलियर हो रहा है, पंचशील फेलियर हो रहा है। तो अब इस बीच में आखिर आप लिखेंगे क्या जिससे आपके मार्क्स ना कटे। तो इसको भी एक अलग अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस लगातार उठते जा रहे हैं, नेहरू उतने ही नीचे जा रहे हैं। तो जो भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसमें स्पेशली एससी बोस का रोल और उनका एक आइडियोलॉजिकल एस्टीमेट, ये भी आपको एक तैयार करना होगा। हर दूसरे साल पेपर में देखिए तो क्रांतिकारी आंदोलन से एक प्रश्न आता है, चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो देश से हो। तो एक प्रश्न पक्का रहता है आईएएस में भी और स्टेट सिविल सर्विसेज में भी। तो क्रांतिकारी आंदोलन कब, कहाँ, कैसे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना, कौन कौन सी मेजर घटनाएं हुई, जैसे जैक्सन कांड, जैसे शिशिर कुमार घोष है, जैसे बाघा जतीन है,
जैसे कि स्टेट्स के अलग अलग क्रांतिकारी हैं, उनके कुछ नाम जानने, उनकी एक्टिविटी जाननी है। फिर इधर आ जाइए, अब देखिए एक नया बिहार अगर आप देने जा रहे हैं तो राजेंद्र प्रसाद, अभी तक ये क्वेश्चन टच नहीं किया है। अब आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी ने जो भी किताबें लिखी हैं और उसमें जो इन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में जो भी बात कही है, अब वो खुल के उभर करके आ रहा है। तो क्या रोल ऑफ राजेंद्र प्रसाद, मतलब राजेंद्र प्रसाद की आइडियोलॉजी और देश के नव निर्माण में इनकी भूमिका। जो लोग बीपीएससी देने जा रहे हैं इस चीज को ध्यान से रखें, ये कुछ स्पेशल प्रश्न है जो लगातार एग्जाम में पूछे जाएंगे और मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक उसी तरह जयप्रकाश नारायण की भी बात हो रही है। तो जयप्रकाश नारायण, अब उस कुछ दिन पहले नीतीश बाबू ने इनके ऊपर कहा था कि जेपी 2 फेज में है, एक 47 के पहले और 47 के बाद। तो 47 के बाद उनका और ज्यादा क्रांतिकारी रोल आता है, क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं सब जेपी आंदोलन से निकले हैं। तो इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए। क्या? जेपी 1947 के पहले, 1947 के बाद, इसको 350 वर्ड्स में तैयार करना होगा। ठीक उसी तरह आजकल डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की सिमिलरिटी बात हो रही, टैगोर पूछे जा चुके हैं, राम मनोहर लोहिया पूछे जा चुके हैं, बचे हैं आपके अंबेडकर और गांधी। मतलब कहां कहां इनके बीच में सिमिलरिटीज है और कहां कहां डिफरेंसेस है। अब जो सबसे ज्यादा तेजी से एंट्री मारे हैं वो है बीडी सावरकर। अब ये आईएएस में भी है और स्टेट सिविल सर्विसेज में है। योगी बाबा तो हैं ही फैन इनके, नीतीश बाबू भी फैन नहीं है लेकिन विरोध नहीं कर सकते, और आईएएस वाले तो हैं। तो तैयार रहिए, एक नया टॉपिक एंट्री मार रहा है सिलेबस में कि भारत के इतिहास में वीर सावरकर का मूल्यांकन करें। अब इसमें फंसना ही फंसना है। कैसे इससे निकलेंगे ये हम लोग मेंस के वीडियो में देखेंगे और आप उसको ध्यान से देखिएगा। फिर चाचा नेहरू, लगातार रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन नेशन बिल्डिंग। अभी देखिए, अभी मोदी जी गए थे तो एयर इंडिया पे लिखा हुआ था भारत, नेहरू जी ने इंडिया के ऊपर दिया, मोदी जी का दौर चल रहा है भारत पर। मतलब आइडिया ऑफ इंडिया जो नेहरू जी ने दिया उसको दरकिनार करके आइडिया ऑफ भारत उभर के आ रहा है। अब नेहरू जी के ऊपर कटाक्ष का वातावरण चल रहा है, लेकिन आप इससे कैसे बचेंगे और कैसे निकलेंगे? तो पीटी में तो पढ़ना ही पढ़ना है, मेंस में भी आपको पूरा तैयार करना होगा। आईएएस लेवल पर 200 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में, और बीपीएससी लेवल पर 300 या 350 वर्ड्स में। क्या रोल ऑफ नेहरू या नेहरू की राष्ट्र निर्माण में भूमिका। सरदार पटेल लगातार उठते जा रहे हैं, इसमें भी आपको तैयार होनी चाहिए। क्या कि देश के नव निर्माण में, नेशन फॉर्मेशन में सरदार पटेल का क्या कंट्रीब्यूशन है। टैगोर अभी भी इंपॉर्टेंट है। टैगोर का जो नेशनलिज्म है वो आज भी काफी चर्चे में है। तो टैगोर का नेशनलिज्म क्या है, कैसे है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और जो बात उन्होंने कही है वो बात आज भी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। जैसे टैगोर ने एक बात शब्द की थी, कल्चरल नेशनलिज्म। पूरा बीजेपी का एजेंडा कल्चरल नेशनलिज्म पर है। कुछ उसके डिफरेंसेस भी हैं, तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अब आइडियोलॉजी है, जैसे समाजवाद और राम मनोहर लोहिया, फिर उनका बिहार और यूपी में क्या इंपैक्ट पड़ा, या फिर नेशनलिज्म जो उभरा उसमें कास्ट का क्या रोल रहा। हर साल क्वेश्चन आता है बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका। अब तो आईएएस में पूछा जा रहा है कि भारत की राजनीति में जाति की भूमिका। अब इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट मेडियावल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वहां से 1 या 2 या 3 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वो है आपका मॉडर्न इंडिया से। पूरा का पूरा मेंस ये टॉपिक कवर कर रहा है, और मेंस में अगर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, एक आंसर फॉर्मेट आपने नहीं बनाया, और पहले से अगर उत्तर को लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया, तो फिर 2 से 3 घंटे में मेंस के पेपर में आप नहीं लिख पाएंगे। तो पीटी का जो ट्रेडिशनल सिलेबस है वो तो है ही। कहने का मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट, उनका सोशल इम्पैक्ट, उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उनका नेशनल इम्पैक्ट और नेशनल मूवमेंट में कांग्रेसी मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, फिर उसके बाद सोशलिस्ट मूवमेंट और कम्युनल मूवमेंट और कंक्लूजन। ये 10 टॉपिक्स बनते हैं मॉडर्न इंडिया में, और ये 10 टॉपिक्स के ऊपर लगभग 25 टॉपिक हमने निकाले हैं मेंस के लिए। तो ये मेंस का है। इस 25 टॉपिक्स के ऊपर अगर आप आंसर फॉर्मेट कर लेते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, तो प्रश्न कैसे भी आए आप उसको लिखने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। हम अपने अगले वीडियो में मेंस में लिखते कैसे हैं इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की सारी बातें थोड़ी समझ में आई होंगी।